कैसी खुराफात बक रहे हो? बदर, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ज़ैनब अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, उसका माशाल्लाह से एक बच्चा भी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अब उस लड़की के बारे में ऐसा सोचते हुए। उसने मूसा को जैसे ही ज़ैनब के बारे में बताया, मूसा अच्छा खासा गुस्सा होने लगा। भाईजान, मैं सच कह रहा हूँ, वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं, उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई है। वो मुझे पसंद करती है और यकीन करें वो मेरे साथ खुश रह सकती है। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह काट रही होगी इस अनचाहे इंसान के साथ, ज़रा सोचें तो सही। वो मूसा को समझाने लगा। तुम्हें किसी ने गलत बताया है बदर, वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, उसका एक बच्चा भी है। अगर वो तुम्हें पसंद करती तो ज़रा सोचो, अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा सा फरिश्ता आ गया है, वो औरत है। अगर भटक कर कभी तुम्हारे बारे में सोच भी बैठी तो अब उसकी सोचों से तुम दूर जा चुके होगे। तुम बस अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह रोके हुए हो। आगे बढ़ो बदर, शादी कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग से ज़ैनब निकल जाए। मैं नहीं जानता कि ज़ैनब तुम्हें पसंद करती थी या नहीं, लेकिन अब वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही है और मैं कभी भी तुम्हें ज़ैनब की ज़िंदगी में नहीं जाने दूंगा। और ये तुम ज़ाइना की बात कर रहे हो ना, उस औरत ने कभी अपनी नंद की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। इब्राहिम ने तुमसे अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शेयर नहीं की होंगी, लेकिन वो मेरा जिगर है, मुझे सब पता है। जिस लड़की की बातों में आकर तुम ये सोच रहे हो कि ज़ैनब तुमसे मोहब्बत करती है, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने कभी ज़िंदगी में अपने शौहर और अपने घर वालों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और जो औरत अपने रोते हुए बच्चे को नहीं संभाल सके, तुम उस पर यकीन कर रहे हो। वो इब्राहिम से तलाक लेकर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन इब्राहिम अपना बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहता। बस इसीलिए वो ये सारे ड्रामे तुमसे कर रही है अब, क्योंकि वो जान चुकी है कि तुम ज़ैनब से मोहब्बत करते थे। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं। वो समझा रहा था, लेकिन उसकी आंखों पर तो उस वक्त ज़ैनब की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। वो सिर्फ ये जानता था कि उसकी ज़ैनब उसकी हो सकती थी हमेशा के लिए। उसके आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। उसने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर रोज़ की तरह बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट पर ताशफैन ने अपना दिल थाम लिया। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, गैस करें क्यों? उसने तजस्सुस फैलाते हुए कहा तो ताशफैन ने अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और सोचने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसके अंदाज पर और भी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गई कि वो क्या गेस करेगा। तो मुझे पहली दफ़ा खुद से किस करने वाली हो? उसने बड़ी देर के बाद जवाब दिया, जबकि उसके इस जवाब पर वो उसे घूर कर रह गई। ताशफैन, इब्राहिम हर वक्त रोमांस रोमांस रोमांस, कभी बाहर भी निकल आया करें इस रोमांस से। वो बदमज़ा होते हुए बोली, तुम्हें देखकर जो चीज़ मुझे समझ आती है वही बोलूँगा ना। वो उसके कंधे पर हाथ फैलाते उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला था, हटें पीछे, पहले मेरी खुशी की वजह जाने। आपको पता है मेरी वो असाइनमेंट जो आपने बनाई थी वो इतनी अच्छी थी कि क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए। सब ने मेरे लिए क्लैपिंग की और सबके सामने मेरी बहुत सारी तारीफ भी हुई। वो खुशी से बता रही थी, जबकि ताशफैन ने खुश होने वाले अंदाज में ताली बजाई। क्या बात है, तुम्हारी असाइनमेंट की वजह से तुम्हारी इतनी तारीफ हुई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो सारी तारीफ मेरी होनी चाहिए थी? खैर, तारीफ को छोड़ो, उसका मैं अचार नहीं डालूंगा। तुम उसके बदले कुछ और दे सकती हो मुझे। वो फौरन मतलब की बात पर आया, जबकि वो सोच रही थी कि ये बात उसे बताना इतनी भी ज़रूरी नहीं, कि वो कैसे भूल गई थी कि वो उसकी खुशी में कहीं ना कहीं रोमांस ले ही आएगा। अच्छा बस ठीक है ना, आपको बस यही खुशखबरी सुनानी थी मैंने। अब आप जाएं, फ्रेश हों, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो उसका हाथ कंधे से हटाते हुए कहने लगी, क्योंकि उसको खतरे की बू आ रही थी, ऐसे कैसे जाने मन? मेरी वजह से तुम्हारी इतनी तारीफ हुई है क्लास में, तो इनाम तो बनता है ना मेरा। ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? तुम्हें चाहिए कि इस तारीफ के बदले मुझे कुछ भी दो। वो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नज़दीक करते हुए उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला, इंतहाई कोई मतलबी इंसान है आप। मैं यहाँ आपसे अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ और आप एक बार फिर अपने मतलब की बातों पर उतर आए। पीछे हटे, मेरा खाना जल जाएगा। और मेरे जज्बात का क्या, जो तुम्हें देख देख कर जल रहे हैं? कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करो। वो अचानक उसे अपने बाजुओं में उठाने लगा जब वो उससे काफ़ी दूर फासले पर जा रुकी। क्या कर रहे हैं ताशफैन? देखे ना, अंदर खाना जल जाएगा। अभी वो किचन की तरफ भागने लगी जब उसने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, गैस बंद करो और जल्दी से बेडरूम में आओ। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, बल्कि अपनी मेहनत का मुआवजा लेना चाहता हूँ। देखो, मेरी उस मेहनत की वजह से तुम्हारी कितनी तारीफ हुई, तो तुम्हें चाहिए कि इस तरह की मदद के लिए मुझसे कुछ ना कुछ मुझे देती तो ज़रूर रहो ना। इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं। वो जैसे उसे मतलब की बात समझा रहा था। हाँ बिल्कुल, फ़ायदा मेरा ही है। आप तो दूध के दूल्हे हैं। सारी रात आपकी वजह से मैं सोई नहीं, और हर काम का मुआवजा एक ही दफ़ा मिलता है, और आपने ना जाने कितनी दफ़ा मुआवजा वसूल किया है, और अब आप दोबारा मांग रहे हैं। वो बेवकूफ़ी सही, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं।
आप पर मेरा असाइनमेंट को लेकर जो थोड़ा बहुत कर्ज था सब खत्म हो चुका। उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की, जबकि उसके अंदाज पर वो काफ़ी मुतासिर हुआ। जबकि वो अपनी बात करती किचन की तरफ जाने लगी। तुम किचन में नहीं जाओगी, वो कहते हुए खुद किचन की तरफ जाने लगा, जबकि वो उसके जुमले को समझी नहीं। जब वो अगले 2 मिनट में चूल्हा बंद करके उसके पास आया और उसे अपने बाजुओं में उठाए बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। मुझे मेरी बीवी का ये वाला रूप सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो ऐसे रूप की झलकियाँ दिखाती रहा करो, जाने मन। और हाँ, कल मेरी बॉस घर पे आने वाली है, तो उनके लिए तुमने वही पिज़्ज़ा बनाना है और उसको बहुत अच्छे से वेलकम करना है। वो उसे अपने बाजुओं में उठाए बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। क्या आपकी बॉस हमारे घर पर आने वाली हैं? वो परेशानी से उसे देखने लगी, जबकि वो हाँ में सर हिलाता उसे चुप करवा चुका था। हाँ, लेकिन अब मज़ीद इस बारे में बात मैं बाद में करना पसंद करूँगा। मूसा इब्राहिम के घर आया तो यहाँ उसे सिवाय ज़ाइना की और कोई भी नज़र नहीं आया था, क्योंकि उसे अभी पता चला था कि सब लोग शादी पर गए हुए हैं। ज़ाइना तो कभी अपने शोहर के साथ कहीं जाना पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए वो घर पर थी। और यहाँ नीचे भी वो ये सोच कर आई थी कि बदर आया होगा, लेकिन मूसा को देख वो उल्टे कदमों वापस जाने लगी जब उसने पुकार लिया, रुकें भाभी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे मेरा इरादा तो ये बात इब्राहिम से करने का था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी में किसी भी तरह की कोई बदमज़गी हो। वो वापस जाने लगी थी कि मूसा खान की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। वो किस बारे में बात कर रहा था वो समझ चुकी थी, और अगर इब्राहिम को इस बारे में खबर हो जाती तो वो उसका क्या हाल करता जानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो उससे 2 दफ़ा पहले भी उस पर हाथ उठा चुका था, उसकी इंतहाई बदतमीज़ियों पर। आप क्या कह रहे हैं मूसा भाई? मैं समझी नहीं, आप बात क्लियर करें। वो वापस आते उसके पास रुकी। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, खुदा के लिए बदर खान को सब्ज़ बाग दिखाना बंद करें। ज़ैनब ना उससे मोहब्बत करती है और ना ही कभी माजी में करती थी, और अगर ऐसा कुछ था तो ज़ैनब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अब बहुत खुश है। बेहतर होगा कि आप ज़ैनब को बदनाम करने की कोशिश ना करें, और ना ही मेरे भाई के दिल में इस तरह की कोई उम्मीदें डालें, वरना बदर खान को तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन शायद आप अपना आप संभाल ना सकें। आपकी प्लानिंग ये है ना कि इब्राहिम अपनी मर्ज़ी से आपको तलाक दे दे, ताकि आप अपने वालिदैन के पास लौट जाएं। इसी कीमत पर वो लोग आपको अपनाएंगे कि आप इब्राहिम को अपने वालिदैन के सामने एक गलत और बुरा शख्स साबित कर दें, तो वरना शायद वो लोग आपको कभी मुंह ही ना लगाना पसंद करें। और याद रखिएगा कि अगर इब्राहिम को ये पता चला कि आप उसकी बहन पर ऐसा घटिया और गलीज इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी से इब्राहिम जाए ना जाए, लेकिन इरफान कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। संभल जाइए, मौका दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने दोस्त का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, और मैं दूसरी दफ़ा वार्न करने नहीं आऊँगा। वो उसे कहते वहीं से पलट गया, जबकि ज़ाइना अच्छी खासी परेशान हो गई थी। उसकी धमकियों ने उसे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। हाँ, ये हकीकत थी कि इब्राहिम से तलाक लेकर उसे अपने वालिदैन के सामने इब्राहिम को एक बुरा शख्स साबित करना था, वरना उसके वालिदैन कभी उसे दोबारा कबूल नहीं करते। इब्राहिम का इमेज उसके माँ बाप के सामने इतना अच्छा था कि वो इतने सालों से झूठे किस्से सुनाने के बावजूद भी अपने वालिदैन को उसके खिलाफ नहीं कर सकी थी, इसलिए उसने ये रास्ता इख्तियार किया था। उसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि उसे लगा कि बदर खान अक्लमंदी का सबूत देते हुए उसकी प्लानिंग में उसका साथ देगा, लेकिन बदर खान ने बेवकूफ़ी की थी। उन सब चीज़ों में अपने भाई को शामिल करके उसे ज़रूरत ही क्या थी उसे ये सब कुछ बताने की। अब उसे लग रहा था कि उसने गलत शख्स को चुना था अपने मतलब के लिए। अगर मूसा खान से ये बात इब्राहिम तक पहुंच गई तो कितना बड़ा मसला हो सकता था, वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इरफान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, उसे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी से ज़ैनब को निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन वो आज भी उससे मोहब्बत करती थी और उसकी ज़िंदगी में वापस जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। लेकिन अफसोस कि उसके प्लान में बदर उसके काम नहीं आया था किसी भी। अब उसे कुछ और सोचना था। अस्सलामुअलैकुम। उसने घर में कदम रखते हुए सबको मुश्तरका सलाम किया था, जबकि छोटू भागकर उसके लिए पानी लेने गया था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, हम बहू को तेरे बचपन की तस्वीर दिखा रहे थे। उन्होंने एल्बम की तरफ इशारा किया था जो उस वक्त अहमद की गोद में था। बचपन की तस्वीरें देखकर क्या करेगी आपकी बहू रानी? इसे कहें अभी के वाली की फ़हीम को समझे, जाने और प्यार करे, और बस ब्रेक लगा दें। अभी मैं वारिक इब्राहिम को ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ चुकी हूँ। अहमद दिखाओ भी तस्वीरें, कितना वक्त ले रहे हो तुम? वो उसे जवाब देती एक बार फिर अहमद से मुतवज्जो हुई थी, जहाँ पर अहमद अपनी तस्वीरें ढूंढने में मसरूफ़ था उस वक्त। अम्मा, इसमें तो मेरी एक भी तस्वीर नहीं है, ये सारी तस्वीरें तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, मैं कोई और एल्बम ले आया हूँ।
मैं अपने वाला उठा कर लाता हूँ। वो उसे बंद करते उठने लगा जब अम्मा ने उसके हाथ से एल्बम ले लिया। मेरी बहू तेरी नहीं अपने शोहर की तस्वीरें देखेगी। उनके कहने पर अहमद ने मुंह बना लिया, जबकि छोटू पानी लाते हुए सामने वारिक के मेज़ पर रखते हुए वापस अपनी जगह संभाल चुका था। चले आप खोलें, उसने मायरा से कहा था, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए एल्बम खोला और सारी तस्वीरें देखने लगी, जबकि वारिक की आवाज़ सुनकर सदफ भी बाहर आ गई थी। वारिक फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, सदफ ने ऑफ़र की थी। शुक्रिया सदफ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं मायरा से कह दूँगा। उसने मुस्कुराते हुए बात ख़त्म की और माँ की गोद में सर रख लिया था, जो मायरा के बिल्कुल साथ बैठी थी। ये वाली तस्वीर तब की है जब वारिक पहली मर्तबा स्कूल गया था। वो जैसे ही पूछने लगी कि तस्वीर में वो छोटा सा बच्चा कौन है, अम्मा ने उसे बताया। अरे वाह, आप स्कूल भी जाते थे बचपन में, वो शरारती अंदाज में बोली तो वारिक ने आंखें खोलकर उसे घूरा था। नहीं, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, पता नहीं कैसा दिखता है, शक्ल भी नहीं देखी स्कूल की, वो जले हुए अंदाज में बोला था। क्या वो उसे अनपढ़ गंवार लगता था जो इस तरह के सवाल कर रही थी वो उसके साथ? हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था, वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए उसे मजीद आग लगा गई। हाँ भाई नंगे, छोटू ने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा तो वारिक ने खुद भी झांक कर एल्बम में वो तस्वीर देखी, जिसमें वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था और बाथ टब में बैठा नहा रहा था। शायद उस वक्त उसने बैठना शुरू किया था। ये मैं नहीं हूँ ना अम्मा, उसने अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए उम्मीद से पूछा, जिस पर अम्मा ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। अम्मा, ऐसे बच्चे को नंगा बिठाकर कौन तस्वीरें बनाता है? वो अपनी माँ को देखते हुए सवाल करने लगा, जिस पर वो हंस रही थी, जबकि उसके अंदाज और शर्मिंदगी पर मायरा को मज़ा आया था। तुझे बचपन में तस्वीरें बनाने का इतना शौक था कि हद नहीं। मूसा भाई को तो बस कुछ और समझ ही नहीं आता था, कैमरा उठाकर बस तेरी तस्वीरें ही बनाने लग जाते थे। वो तुझे इतना पसंद करते थे ना कि कोई हद नहीं। अम्मा पुरानी बातें याद करते हुए बोली, ये मूसा भाई कौन थे? मायरा का ज़्यादा ध्यान तस्वीरों पर ही था, लेकिन वो बीच में उनकी बातें भी सुन रही थी। मूसा मेरे चाचू, मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड, इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, माय फेवरेट पर्सन, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। उसके लहजे में मूसा के लिए इज्जत और मोहब्बत थी। मुझे मिलना है उनसे, उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस एल्बम में उनकी तस्वीरें हैं। उसने एल्बम की तरफ इशारा किया तो उसने तस्वीर का अगला सफ़ा पलटा। लो जी, एक और तस्वीर आ गई, आपकी नंगी, मायरा ने हंसते हुए उसे बताया, जिस पर उसने फिर से उसे घूर कर देखा। क्या अम्मा, 6-7 महीनों के बाद बच्चे की कोई नंगी तस्वीरें खींचता है? वो तस्वीर देखने लगा, जब अचानक मायरा उसके कान के करीब झुकते हुए कुछ बोली। पहले तो उसने घूर कर उसे देखा और फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि सदफ ये मंजर देखते हुए तजस्सुस में पड़ गई कि आखिर मायरा ने उसके कान में ऐसा क्या बोला था। बदर खान, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें मैंने ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस बेचारी ने इतनी मुश्किल से ये सारी बातें बताई थी मुझे, और तुमने क्या कर दिया? ये सारी बातें जाकर अपने भाई को बताने की ज़रूरत ही क्या थी तुम्हें? वो आया था मुझे धमकियाँ देने के लिए, कह रहा था कि मुझे ये सारी बातें तुम्हें बतानी ही नहीं चाहिए थी। मैंने गलती की है, अब ज़ैनब का घर टूट जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन उसे कौन समझाए कि ज़ैनब का घर तो कभी बना ही नहीं। वो कभी भी इरफान से मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे मोहब्बत करती है। न जाने कैसे किस अजियत से वो इरफान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, जिस तरह मैं इब्राहिम के साथ गुजार रही हूँ। तुम्हारा भाई खुद तो अपनी मनपसंद बीवी के साथ अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन तुम्हारी खुशियों की उसे कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशियों की उसे फ़िक्र होगी भी क्यों? आखिर तुम कौन सा उसके सगे भाई हो? सौतेले रिश्ते भी कभी अपने हुए हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ताल्लुक़ इस दौलत के लिए निभा रहा है जिसके तुम हिस्सादार हो, उस जायदाद के लिए। वो तुम्हें अपने साथ लेकर घूम रहा है। जिस दिन तुम्हारे हिस्से की जायदाद उसे मिल गई ना, देखना तुम्हें पसंद भी नहीं करेगा देखना। और ऐसे में वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ ला कर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। वो तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छीन लेगा। तुम मूसा खान को अपना भाई समझकर अपने मसले उससे शेयर करते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो तुम्हारा भाई है ही नहीं। वो सिर्फ तब तक ये ताल्लुक़ निभा रहा है जब तक तुम इस जायदाद के हिस्सेदार हो, और ये तो तुम भी जानते हो और बाकी सब भी कि तुम इस कंपनी में सिर्फ नाम के हिस्सेदार हो। काम तो सारा मूसा करता है, इस कंपनी को वो संभाल रहा है, तुम्हारे शेयर्स वो देखता है। तुम्हें तो वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए ऑफिस में बुलाता है ताकि तुम्हारा नाम इस कंपनी पर लगा रहे। सच तो ये है कि वो तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। बहुत जल्द सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। ना तो तुम्हें कभी ज़ैनब की मोहब्बत मिलेगी और ना ही कभी जायदाद का हिस्सा। सारी ज़िंदगी के लिए तरसते रह जाओगे तुम, अपनी मोहब्बत के लिए भी और अपनी विरासत के लिए भी। वो उसे देखते हुए बोली। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। जिस तरह बदर खान तड़पा था, वो समझ गई थी कि उसकी बातों में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे।
उसने ज़िंदगी में बहुत बेवकूफ़ मर्द देखे थे, लेकिन बदर खान सबसे अलग था। अले अले प्याला बेबी नंगा बैठा हुआ है, शम्मो आ गई मेरे बेबी को। वैसे बचपन में आप किसी फैशन मॉडल से कम नहीं। वो कमरे में दाखिल हुई तो वारिक लैपटॉप पर बैठा अपने काम में मसरूफ़ था। उसे देखते उसके पास आती वो दोनों गालों को खींचते बड़े क्यूट अंदाज में बोली थी, क्या है ना, मेरी बीवी को देखनी थी ना मेरी तस्वीरें, इसलिए स्पेशली बनवाई थी पोज बनाकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन तस्वीरों में तुम्हें हॉट नज़र आऊँगा। वो उसे अपने नज़दीक बिठाते हुए बोल रहा था, वारिक मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। उसने अपना बाजू छुड़ाते कहा, लेकिन मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो छोटा सा बच्चा बाथ टब में बैठा हॉट नज़र आ रहा है तो इतना बड़ा शोर कैसा लगता है तुम्हें? वो उसे अपने करीब करते हुए सवाल करने लगा। थोड़ी देर पहले बाहर बैठे उसने कान में सरगोशी करते हुए कहा था, इस बाथ टब में बैठे आप बड़े हॉट लग रहे हो, पानी में आग न लगा देना। वो अब अपनी ही कही बातों पर पछता रही थी। वो कहाँ जानती थी कि वो उसकी बात को बाद में इस अंदाज में लेगा। वो जानती थी कि वो सबके सामने तो कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन बाद में उसे आकर इस बात का इंतकाम उससे ज़रूर लेगा, और इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था। वो तो मैं मजाक कर रही थी वारिक, उसने समझाना चाहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा शोर कितना हॉट है। मेरे ख्याल में आप कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, उसने जैसे उसे याद दिलाना चाहा, लेकिन वारिक को तो जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वो उसे अपने बाजू में कैद करता उसके होश ठिकाने लगाने ही लगा था जब अचानक दरवाज़ा खोलकर सदफ अंदर दाखिल हुई। सदफ, क्या बदतमीज़ी है, इस तरह बिना दस्तक के तुम हमारे कमरे में कैसे आ गई? वो अगले ही लम्हे दूर करता उसे खुद से सदफ पर धाड़ा। उसकी ये हरकत उसे सख्त नागवार गुजरी थी, जबकि सदफ भी शर्मिंदा हो गई थी। मैं ये बताने आई थी कि खाना लग गया, आप लोग आकर खा लें। वो आंखों में गुस्सा लिए मायरा को देख कर बोली, जैसे उसके अंदाज में शर्मिंदगी ढूंढने से भी ना मिली थी। हाँ, लेकिन उसकी जलन ने मायरा को अंदर तक पुरसकून कर दिया था। आइंदा आप ये बात बताने के लिए ना आइएगा। वो क्या है ना, आपको पता ही नहीं कि दरवाज़ा बाहर किस मकसद के लिए लगाया जाता है। आपसे ज़्यादा मैनर्स तो मेरे छोटू को हैं। 6-7 साल का बच्चा बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में दाखिल नहीं होता, लेकिन आप इतनी बड़ी हो गई हैं और आपको किसी ने इतनी तमीज़ तक नहीं सिखाई। मायरा, बस ख़त्म करो इस बात को। सदफ, जाओ यहाँ से। वो सदफ से कहता मायरा को टोक गया, जबकि मायरा को उसका टोकना बहुत बुरा लगा था। इसीलिए तो उसे नज़रअंदाज करती वो वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि सदफ कमरे से निकल गई। जाइना उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बदर खान की तरफ से कोई धमाका आएगा, लेकिन यहाँ अब के उसे जो खबर मिली थी उसने उसे ही झटका दे दिया था। बदर अपने दोस्तों में लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने दोस्त का सर गुस्से में शीशा मारकर फाड़ चुका था, जिसकी वजह से उसके दोस्त को काफ़ी अंदरूनी चोट लगी थी और वो कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। और उसका छूटना अब हरगिज़ आसान नहीं दिख रहा था। उसकी गवाही बहुत सारे लोगों ने दी थी। उसके गुस्से की वजह से होटल वालों का बहुत नुकसान हुआ, जिस पर होटल वालों ने भी उस पर केस करवा दिया था। उसका छूटना 2 साल तक तो अब नामुमकिन हो गया था, जबकि जाइना मज़ीद 2 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसे बदर पर गुस्सा आ रहा था जो उसका सारा काम ख़राब करता जा रहा था। उसने बहुत बड़ी गलती की थी बदर को अपना प्लान में शामिल करके। वो बेवकूफ़ हरगिज़ इस काबिल नहीं था कि उसे इन सब चीज़ों में शामिल किया जा सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतनी मुश्किल से उसने बदर खान को इस बात का यकीन दिलाया था कि ज़ैनब उससे मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। वो जल्द से जल्द इरफान से तलाक लेकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, लेकिन बदर ने अपने गुस्से में बहुत बुरा किया था और अब मूसा उसे छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन केस बड़ा हो जाने की वजह से वो सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई थी। उसे 2 साल की सज़ा हो चुकी थी और 2 साल से पहले वो जेल से निकल नहीं सकता था। वो आज सुबह से ही किचन में लगी थी। आज संडे था और ताजफैन उठते ही अपने काम के लिए चला गया था। वो उसे बता कर गया था कि दिन का खाना घर पर ही खाएगा। उसके साथ उसकी बॉस भी होगी। उसने बहुत मेहनत से उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे ताकि सब उसे पसंद आए। पता नहीं उसकी बॉस किस तरह की होगी और उसे किस तरह के खाने पसंद थे, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उसे पूरा यकीन था कि सब कुछ पसंद भी आएगा। जबकि ताजफैन कह कर गया था कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, क्योंकि मेरी बॉस को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आए या ना आए, तुम्हारा शोहर तुम्हारे खानों का दीवाना है, और अगर उसकी बॉस ने उसके हाथ का बना हुआ खाना ना खाया तो वो खुद सब कुछ खा लेगा। उसकी इस बात ने उसे काफ़ी हद तक पुरसकून कर दिया था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आखिर वो पहली दफ़ा उनके घर आ रही थी।